कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अध्याय 2 मानव तंत्र के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। मुख्य बातें जो निशान लगाऊं मैं उनको आप अपनी बुक कॉपी के अंदर नोट कर लेना। मानव शरीर प्रकृति की एक अद्भुत एवं जटिल संरचना है जो विभिन्न संरचनात्मक इकाइयों के परस्पर समन्वय से संचालित होता है। शरीर के संगठन की शुरुआत परमाणु, अणुओं तथा यौगिकों से होती है तथा कोशिकाएं, ऊतक, अंग एवं जटिल तंत्र मिलकर परस्पर सामंजस्य से मानव देह का सृजन करते हैं। मानव देह कोशिका से बनता है। कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। हमारा शरीर की जो मूलभूत संरचना है वो कोशिका है। जब बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी हो जाती है तो ऊतक बनते हैं, जैसे पेशी और अस्थि। और जब ये ऊतक इकट्ठे हो जाते हैं तो अंग बनते हैं, आमाशय और यकृत। और जब ये अंग इकट्ठे होते हैं तंत्र बनते हैं, जैसे पाचन तंत्र तथा श्वसन तंत्र। तो कोशिका शरीर की मूलभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। विभिन्न कार्यों है तो भिन्न भिन्न कोशिकाएं कार्य करती है। समान कार्य करने वाली कोशिकाएं मिलकर ऊतकों का निर्माण करती है, जैसे पेशी और अस्थि। दो या अधिक तरह के ऊतक मिलकर किसी कार्य के संपादन हेतु विशेष क्रिया करते हैं। ऊतकों का युग्म संग्रह ही एक अंग का निर्माण करते हैं। शरीर के विभिन्न अंग एक साथ समूहित होकर किसी एक विशिष्ट क्रिया का संपादन करते हैं और एक संस्थान या तंत्र का निर्माण करते हैं। उदाहरण के तौर पर पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र। अब पाचन तंत्र के बारे में, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? मानव भोजन के द्वारा शरीर के लिए आवश्यक ऊर्जा एवं कायिक पदार्थ प्राप्त करता है। भोजन विभिन्न घटकों जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज व लवण आदि से बना होता है। भोजन में इनमें से अधिकतर घटक जटिल अवस्था में होते हैं। शरीर में अवशोषण हेतु इन्हें सरलीकृत किया जाता है। इस प्रक्रिया को संपादित करने हेतु भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र जिसमें अनेकों अंग, ग्रंथियां आदि सम्मिलित है, सामंजस्य के साथ कार्य करते हैं। यह तंत्र पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व बड़े अणुओं को विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि पाचन तंत्र के अंदर हमारे द्वारा लिए गए भोजन के अंदर जो जटिल पोषक पदार्थ होते हैं उनको विभिन्न रासायनिक क्रियाओं तथा एंजाइमों की सहायता से सरल, छोटे व घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। पाचन तंत्र चित्र बनाइए अपनी कॉपी के अंदर। पाचन तंत्र दो चीज़ों का बना होता है, अंग और ग्रंथियाँ। अंग कौन कौन से हैं? मुख, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलद्वार। और ग्रंथि हैं लाल ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। सभी अंग मिलकर आहार नाल का निर्माण करते हैं जो मुख से शुरू होकर मलद्वार तक जाती है। यह करीब 8 से 10 मीटर लंबी होती है और इस आहार नाल का दूसरा नाम है पोषण नाल। आहार नाल के 3 प्रमुख कार्य होते हैं, जैसे आहार को सरलीकृत कर पचाना, पहला काम, पचित आहार का अवशोषण करना और आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना। जब हमारा आहार मुख से होते हुए विभिन्न अंगों से होते हुए मलद्वार तक पहुंचता है तो मलद्वार तक वही भोजन पहुंचता है जो बिल्कुल अपशिष्ट हो जाता है, जिसमें से सभी अच्छे तत्व ग्रहण कर लिए जाते हैं। पाचन कार्य करने के लिए आहार नाल में पाए जाने वाली ग्रंथियों या अन्यंत्र उपस्थित ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न पाचक रस उत्तरदायी होते हैं। ये पाचक रस विभिन्न रासायनिक क्रियाओं द्वारा भोजन को सरलीकृत कर उसे शरीर द्वारा ग्रहण किए जाने वाले रूप में परिवर्तित करते हैं। पाचित भोजन रस में कई घटक पाए जाते हैं। जब भोजन पच जाता है तो उसमें बहुत सारे घटक पाए जाते हैं, जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज लवण, विटामिन और जल। ये हमारे शरीर के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और विभिन्न अंगों में पहुंचकर उन्हें ऊर्जा प्रदान करते हैं। इन पोषक तत्वों को आहार नाल के विभिन्न घटक विशेष कोशिकाओं की मदद से अवशोषित करते हैं। मुख से ग्रसित भोजन अपनी लंबी यात्रा में विभिन्न पेशियों के संकुचन व विस्तार से गति करता है। विभिन्न स्तरों पर सवर्णी पेशियाँ भोजन पाचित भोजन रस तथा अवशिष्ट की गति को नियंत्रित करती है। तो इस गति को नियंत्रित करने वाली जो पेशियाँ हैं वो है सवर्णी पेशियाँ। पाचन कार्य में प्रयुक्त होने वाले अंग।
तो पाचन कार्य में सबसे पहला अंग है वो है मुख, क्योंकि मुख के द्वारा हम भोजन ग्रहण करते हैं। तो मुख के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? सबसे पहले आहार नाल का सबसे पहला भाग है जो मुख से प्रारंभ होकर मुख गुहा में खुलता है, और यह एक कटोरेनुमा संरचना है। इसके ऊपर कठोर तथा नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। तो हमारे मुख में ऊपर कठोर है, नीचे कोमल तालु पाए जाते हैं। मुख गुहा में चारों ओर गति कर सकने वाली पेशी निर्मित जीवा पाई जाती है, और ये जीवा मुख गुहा के पृष्ठ भाग में अधर तल से फेनुलम लिंगुअल या जीवा फेनुलम के द्वारा जुड़ी रहती है तथा मुख गुहा के मध्य भाग तक जाती है। मुख दो मांसल होठों से घिरा है जो मुख को खोलने, बंद करने तथा भोजन को पकड़ने में सहायक है। मुख के ऊपर व नीचे के एक एक जबड़े में 16 दांत पाए जाते हैं। सभी दांत जबड़े में पाए जाने वाले एक सांचे में स्थित होते हैं, और इस सांचे को मसूदा कहा जाता है। और इस प्रकार के जो दांतों की स्थिति होती है वो गर्त दंत या थिकोडोंट कहलाती है। इंसानों में दांत दो प्रकार आए जाते हैं, इसी कारण इन्हें द्विबार दंती कहा जाता है। एक बार दूध के दांत और एक बार पक्के दांत। दूध के दांत अस्थायी होते हैं, और उसके बाद जो दांत आते हैं वो स्थायी आते हैं, पैमाने जाते हैं। यदि वो स्थायी दांत टूट जाए तो वहाँ फिर नए दांत नहीं आते। दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहली है कृतंक, दूसरा है रत्नक, तीसरा अर्धचवर्णक और चौथा चवर्णक। कृतंक का काम है भोजन को कुतरना और काटना। रत्नक का है चीरना और फाड़ना। अर्धचवर्णक ये भोजन को चबाने में काम आते हैं, और चवर्णक भी भोजन को चबाने में काम आते हैं। ये संख्या में 8 होते हैं, ये संख्या में 4 होते हैं, ये भी 8 पाए जाते हैं और ये 12 पाए जाते हैं। इस प्रकार कुल 32 दांत हमारे मुख में पाए जाते हैं। जरूरी नहीं है सबके 32 हो। ग्रसनी, मुख गुहा जीवा व तालु के पिछले भाग में छोटी सी कुप्पीनुमा ग्रसनी से जुड़ी होती है। ग्रसनी से होकर भोजन आहार नलिका या ग्रास नाल तथा वायु श्वास नाल में जाती है। तो ग्रसनी से होकर ही भोजन और वायु, भोजन जाता है ग्रास नाल के अंदर और वायु जाती है श्वास नाल के अंदर, और ये सब ग्रसनी के द्वारा तय होता है। ग्रसनी की क्रियाविधि के द्वारा ही भोजन कभी श्वास नाल में नहीं जाता और वायु कभी ग्रास नाल में नहीं जाती। इन दोनों नालों के मुख ग्रसनी के नीचे की तरफ होते हैं। अग्र भाग में श्वास नाल तथा पृष्ठ भाग में ग्रास नाल होती है। तो आगे के भाग में जो होता है वो श्वास नाल और पीछे के भाग में ग्रास नाल। ग्रसनी की संरचना 3 भागों में, नासा ग्रसनी या नाक वाली ग्रसनी, मुख यानी मुंह वाली ग्रसनी, और कंठ ग्रसनी यानी कि हमारे गले के अंदर जो है वो कंठ ग्रसनी पाई जाती है। इसके बाद है ग्रास नली। यह एक संक्रिपेशीय नली है जो करीब 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह ग्रसनी के निचले भाग से प्रारंभ होकर हमारे गर्दन से होती हुई, हमारे वक्ष स्थल से होती हुई जो मध्य पट यानी डायफ्राम है, इससे पार होती हुई हमारी उदर गुहा में प्रवेश करती है। और इसका मुख्य काम है भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाना। ग्रास नली का प्रमुख काम भोजन को मुख गुहा से आमाशय में पहुंचाना। ग्रास नली में कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां मिलती है, और इन ग्रंथियों से स्रावित श्लेष्म भोजन को लसदार बना देता है, चिकना बना देता है। और ये चिकना भोजन ग्रास नली में उपस्थित भित्तियों और भोजन को एक प्रकार की गति, क्रमाकुंचन गति, जो कैंची टाइप गति होती है, भोजन को आगे बढ़ाना धीरे धीरे, ये क्रमाकुंचन गति ग्रास नली के अंदर भोजन को आगे खिसकाती है, जिसके माध्यम से भोजन आमाशय तक पहुंचता है। ग्रास नली के शीर्ष पर ऊतकों का एक पल्ला होता है। यह पल्ला घाटी ढक्कन या एपिग्लॉटिस कहलाता है, और इसका काम क्या है? भोजन निगलने के दौरान यह पल्ला बंद हो जाता है तथा भोजन को श्वास नली में प्रवेश करने से रोकता है। तो एपिग्लॉटिस का काम क्या है? जब हम भोजन करें तो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकने के लिए श्वास नली को ढक लेता है, और जब हम सांस लें तो ये जो भोजन की नली है उसको ढक लेता है। तो इस प्रकार एपिग्लॉटिस अपना काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से करता है। इसके बाद है आमाशय। आमाशय का ग्रास नली से आगे का भाग, आहार नाल का ग्रास नली से आगे का भाग आमाशय है। यह एक पेशीय जेड आकार की संरचना है जो ग्रास नली व ग्रहणी के मध्य तथा उदर गुहा के बाएं हिस्से तथा मध्य पट के पीछे स्थित होता है। यह एक लचीला अंग है जो 1 से 3 लीटर तक आहार धारित कर सकता है।
हमारे आमाशय की आहार क्षमता है 1 से 3 लीटर तक का भोजन ये ले सकता है। इससे ज़्यादा भोजन ये वहन नहीं कर पाएगा। ज़्यादा खाओगे तो फिर वो उल्टी से वापस बाहर निकल जाएगा। आमाशय के 3 भाग होते हैं, कार्डियक या जठरांगम, जठर निर्गमी और फंजिस भाग। सामान्यतः ये एक आमाशय की संरचना होती है। ये इसका कार्डियक या जठरांगम वाला भाग है, बीच वाला भाग फंजिस वाला भाग है, और ये जो है ये जठर निर्गमी भाग है। ये छोटी आंत के साथ जुड़ा होता है। आमाशय में 2 अवरोधनी या संकोचक पेशियाँ पाई जाती है। ये दोनों पेशियाँ आमाशय में की सामग्री को अंतर्विष्ट करती है। एक ऊपर की ओर होती है और एक नीचे की ओर होती है। ग्रास नलिका अवरोधनी, यह ग्रसिका व आमाशय को विभाजित करती है तथा आमाशय से अम्लीय भोजन को ग्रसनी में जाने से रोकती है। और दूसरी होती है जठर निर्गमीय अवरोधनी, आमाशय व छोटी आंत को विभाजित करती है तथा आमाशय से छोटी आंत में भोजन निकास को नियंत्रित करती है। इसके बाद आता छोटी आंत। छोटी आंत पाचन तंत्र का एक महत्वपूर्ण अंग है। सबसे महत्वपूर्ण भाग है छोटी आंत, जो आमाशय के जठर निर्गमी भाग से शुरू होकर बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। मानव में इसकी औसत लंबाई 7 मीटर होती है तथा आहार नाल के इस अंग द्वारा ही भोजन का सर्वाधिक पाचन तथा अवशोषण होता है। छोटी आंत के द्वारा ही भोजन का सबसे अधिक पाचन होता है और सबसे अधिक अवशोषण होता है। छोटी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है ग्रहणी, दूसरा अग्र शुद्रांत और तीसरा है शुद्रांत। तो ग्रहणी का काम क्या है? ये आमाशय से जुड़ा हुआ यह छोटी आंत का पहला तथा सबसे छोटा भाग है, जो भोजन के रासायनिक पाचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ग्रहणी के अंदर ही रासायनिक पाचन होता है एंजाइमों के द्वारा भोजन का। यह सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि यहाँ पे सबसे अधिक पाचन होता है। अग्र शुद्रांत, यह छोटी आंत का मध्य भाग है। यहाँ ग्रहणी में पाचित आहार रस का अवशोषण किया जाता है। तो मुख्यतः अवशोषण का कार्य विशेष प्रकार के कोशिकाओं, जिन्हें आंतरिक कोशिका कहा जाता है, के द्वारा किया जाता है। ग्रहणी के अंदर भोजन का लगभग पाचन हो जाता है और इस पाचित भोजन को अग्र शुद्रांत के आंतरिक कोशिकाओं द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके बाद आता है शुद्रांत। यह छोटी आंत का अंतिम भाग है, जो बड़ी आंत में खुलता है। ये भाग उन पोषक तत्वों का अवशोषण करता है जो अग्र शुद्रांत में अवशोषित नहीं हो पाते, और ये है पित्त, लवण और विटामिन का जो अवशोषण होता है वो शुद्रांत में होता है। बड़ी आंत, शुद्रांत आगे बड़ी आंत से जुड़ा होता है। यहाँ कुछ विशेष जीवाणु पाए जाते हैं, यानी हमारे शरीर के अंदर जीवित जीवाणु या बैक्टीरिया पाए जाते हैं, लेकिन ये हमारे लिए हानिकारक नहीं है, फ़ायदेमंद है। जीवाणु छोटी आंत से शेष बचे अपचित भोजन को किण्वन क्रिया द्वारा सरलीकृत कर पाचन में मदद करते हैं। बड़ी आंत का मुख्य कार्य जल व खनिज लवणों का अवशोषण तथा अपचित भोजन को मल द्वार से उत्सर्जित करना है। मनुष्य में बड़ी आंत को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला है अंधनाल। यह भाग शुद्रांत से जुड़ा होता है। यहाँ शुद्रांत से आने वाले पाचित आहार रस का अवशोषण होता है और शेष बचे अपशिष्ट को आगे वृद्धांत में पहुँचा दिया जाता है। अन्ननाल के प्रथम भाग से थोड़ा नीचे भीतर की ओर 4-5 इंच लंबा नली के आकार का अंग निकला रहता है। इसे कृमि रूप परिशेषिका कहा जाता है। इसके बाद वृद्धांत आता है। आहारनाल में बड़ी आंत का अंधनाल के आगे वाला भाग वृद्धांत कहलाता है। ये उल्टे यू के आकार के करीब 1.3 मीटर लंबी नलिका होती है और ये 4 भागों में होती है: आरोही वृद्धांत, अनुप्रस्थ वृद्धांत, अवरोही वृद्धांत और सिग्माकार वृद्धांत। इसके बाद मलाशय आता है। मलाशय आहारनाल का अंतिम भाग होता है। यह करीब 20 सेमी लंबा होता है। मलाशय के अंतिम 3 सेमी वाले भाग को गुदानाल कहा जाता है और गुदानाल मल द्वार के रास्ते बाहर खुलता है। मल द्वार का आकर आहारनाल समाप्त होती है, यानी कि मल द्वार पर आकर आहारनाल समाप्त होती है। गुदानाल में 2 संवर्णी बही और अंत संवर्णी पाए जाते हैं। पाचित आहार रस के अवशोषण के पश्चात शेष अपशिष्ट पदार्थों के बाहर निकलने की प्रक्रिया को यह संवर्णी पेशियाँ नियंत्रित करती है। अब आती है पाचन ग्रंथियाँ। हमारे शरीर में कौन कौन सी पाचन ग्रंथियाँ हैं, इसके बारे में हम यहाँ देखते हैं। सबसे पहली है लाल ग्रंथि, उसके बाद यकृत और अग्नाशय ग्रंथियाँ हैं। लाल ग्रंथि किसे कहते हैं? ग्रंथि हमारे मुंह के अंदर होती है।
हमारे मुंह के अंदर लार उत्पन्न करती है। लार एक सिरमी तरल तथा एक चिपचिपे श्लेष्मा का मिश्रण होता है। तो ये तरल भाग होता है, ये भोजन को गीला करता है, और श्लेष्मा होता है वो लुब्रिकेंट के तौर पर इस भोजन को लसलसा या चिपकदार बना देता है, जिससे भोजन आगे की ओर आराम से गति कर सके। लार का मुख्य कार्य होता है भोजन में उपस्थित स्टार्च का मुख में पाचन शुरू होना। जैसे हम भोजन लेते हैं तो उस भोजन में जो स्टार्च होती है उसका पाचन लार की सहायता से मुख में ही होना शुरू हो जाता है। भोजन को चिकना व घुलनशील बनाना, दांतों, मुख, ग्रसिका व जीभ की सफाई करना है। लार ग्रंथि 3 प्रकार की होती है, और वह 3 प्रकार कौन कौन से? कर्णप्रू ग्रंथि, अधोजम या अवचिबुकी लाल ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि। कर्णप्रू ग्रंथि ये सिरमी तरल का स्राव करती है तथा गालों में पाई जाती है। अधोजम ग्रंथि ये एक मिश्रित ग्रंथि है जिसे तरल तथा श्लेष्मिक श्रावण होता है। अधोजीवा ग्रंथि ये जीवा के नीचे पाई जाती है तथा श्लेष्मिक श्रावण करती है। अब आती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि ये हार्मोन, इंसुलिन व ग्लूकेगॉन तथा बहिस्रावी अग्नाशय रस का स्रावन करती है। हार्मोन के साथ साथ ये पाचक रसों का स्रावन करती है। यह ग्रंथि यकृत, ग्रसनी तथा तिल्ली से घिरी होती है। 6 से 8 इंच लंबी तथा यू आकार की होती है। इस ग्रंथि के द्वारा स्रावित एंजाइम आंतों में यानी कि छोटी आंत में प्रोटीन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट के पाचन में मदद करते हैं। इंसुलिन तथा ग्लूकोगॉन हार्मोन मिलकर शरीर में रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करते हैं। यकृत मानव शरीर में सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण पाचक ग्रंथि है। यदि कोई पूछे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम, तो आपका उत्तर होगा यकृत। यह मध्य पट के नीचे लगभग त्रिकोणाकार अंग है। इसका अधिकतम वजन दाईं ओर होता है। सारणी 2.1 में विभिन्न पाचक अंगों द्वारा स्रावित पाचक रक्त तथा उनके कार्य बताए गए हैं। तो सबसे पहले आप देखिए मुख गुहा यानी कि हमारे मुंह के अंदर लाल ग्रंथि पाई जाती है जो टाइलिन या एमिलेज नामक एंजाइम का स्रावित करती है और यह स्टार्च को पचाती है, और स्टार्च को ये छोटे पॉलीसेकेराइड या माल्टोज में परिवर्तित कर देती है। फिर आमाशय के अंदर जठर रस, तो ये जठर रस पेप्सिन और रेनिन इन 2 का स्राव करता है जो प्रोटीन का पाचन करती है, और कैसीन दुग्ध प्रोटीन का पाचन करती है। छोटी आंत में पाए जाने वाली ग्रंथियां जो अग्नाशय से स्रावित होती है, ये एमिलेज, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, कार्बोक्सीपेप्टाइड, लाइपेज, न्यूक्लियजेज। इसके अलावा छोटी आंत के अंदर आंतरीय रस द्वारा स्रावित माल्टेज, लैक्टेज, सुक्रेज, लाइपेज, न्यूक्लियजेज, डाइपेप्टाइड और फॉस्फेट नामक एंजाइम भोजन को सरल अवस्था में अपघटित करते हैं। छोटी आंत में यकृत द्वारा स्रावित पित्त लवण भी स्रावित होता है। ये वसा का पाचन करता है। इम्पोर्टेंट है वसा का पाचन। यकृत, तो यकृत किसका बना होता है? यकृत पालिकाओं द्वारा निर्मित होता है। ये छोटी षटकोणीय संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाइयाँ होती है। ये पित्त का निर्माण करती है। यहाँ से पित्त यकृत वाहिनी, उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा पित्ताशय में चला जाता है। यकृत के अंदर पित्त बनता है, वो पित्त पित्ताशय के अंदर इकट्ठा होता है। फिर आता है भोजन का पाचन। सबसे इम्पोर्टेंट है पाचन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण कि भोजन का पाचन किस प्रकार होता है। भोजन के पाचन की क्रिया कई यांत्रिक एवं रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। आहार नाल के भीतर विभिन्न अंगों एवं ग्रंथियों से स्रावित एंजाइम भोजन के पोषक तत्वों का जल अपघटन कर सरलीकृत करते हैं। ये एंजाइम सामान्यतः हाइड्रोलाइसेस वर्ग के हैं। तो जितने भी एंजाइम है यदि इनका वर्ग पूछा जाए तो वह है हाइड्रोलाइसेस वर्ग। पाचन में कार्य करने वाले प्रमुख एंजाइम निम्न प्रकार से। हमारे भोजन में जो मुख्य तत्व होते हैं वह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और न्यूक्लियजेज।
कार्बोहाइड्रेट को पचाने वाले एंजाइम है एमिलेज, माल्टेज और सुक्रेज। प्रोटीन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और पेप्सिन। वसा के लिए जो एंजाइम है वो लाइपेज और न्यूक्लियोजेज के लिए न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोएजेज। तो भोजन को चबाने व लार के साथ मिलाने का कार्य मुख गुहा में संपादित किया जाता है। हम जैसे भोजन करते तो हमारे मुख में उपस्थित लार और लार में उपस्थित तरल पदार्थ और श्लेष्मा ये भोजन के कणों को चिकना बना देती है, उन्हें चिपकाने में सहायता करती है और इस प्रकार ये चिपचिपा भोजन है उस भोजन को बोलस कहा जाता है। ये बोलस क्रमाकुंचन गति द्वारा हमारी ग्रसनी से होता हुआ ग्रसिका तथा ग्रसिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। आमाशय में भोजन के प्रवेश को जठर ग्रसिका अवरोधनी नियंत्रित करती है। अब लार में जो एंजाइम उपस्थित होता है उसका नाम है टाइलिन या एमाइलेज। ये कार्बोहाइड्रेट का जलवचन अपने मुंह में शुरू कर देते हैं और यहाँ पर करीब 30% स्टार्च को माल्टोज में अपघटित कर दिया जाता है। आमाशय में 3 प्रकार के स्राव होते हैं, यानी कि हमारा जो आमाशय है जहाँ पे भोजन चला जाता है बोलस के रूप में, वहाँ 3 प्रकार के स्राव होते हैं। पहला है म्यूकस, प्रोएंजाइम, पेप्सिनोजन और तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पहला है म्यूकस, ये श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है। दूसरा प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा तैयार अम्लीय वातावरण में सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है। यानी कि जो दूसरा एंजाइम है प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, ये HCl हाइड्रोक्लोरिक के साथ मिलकर पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है और यह पेप्सिन प्रोटीन का अपघटन करता है। नवजात शिशुओं में पेप्सिन के साथ रेनिन नामक एंजाइम भी पाया जाता है और ये दुग्ध प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन ऑक्सिंटिक कोशिकाएं करती है। आमाशय में भोजन कुछ घंटों तक ही संग्रहित होता है। बाद में जो भोजन होता है उस भोजन को कायम कहा जाता है। यहाँ से भोजन छोटी आंत में पहुँचता है। सर्वाधिक पाचन क्रिया गृहिणी में संपन्न होती है। यहाँ विभिन्न नलिकाओं द्वारा अग्नाशय रस, पित्त, लवण तथा आंत रस छोड़े जाते हैं। छोटी आंत के 3 भाग है। पहला भाग है गृहिणी, यहाँ पर सर्वाधिक पाचन होता है क्योंकि जितने भी पाचक रस है वो यहीं आते हैं और अग्नाशय रस, पित्त, लवण तथा आंत रस के द्वारा भोजन के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन आदि का अवशोषण और पाचन यहीं हो जाता है। पित्त वसा का पायसीकरण करता है, यानी कि जो पित्त है जो पित्ताशय में इकट्ठा होता है, यकृत में बनता है, ये वसा का पायसीकरण करता है। वसा पाचन के लिए आवश्यक है और ये लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। गृहिणी में सरलीकृत पदार्थ छोटी आंत के अग्र शुद्धांत और शुद्धांत भाग में अवशोषित किए जाते हैं। तो गृहिणी में भोजन पच जाता है। अब इस पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत के अग्र शुद्धांत और शुद्धांत भाग में होता है। अवशोषित पदार्थ को विभिन्न कोशिकाओं की सहायता से हमारे रक्त में पहुंचाया जाता है। अपचित तथा अनावशोषित पदार्थ शुद्धांत से बड़ी आंत में जाते हैं। बड़ी आंत का मुख्य काम जल तथा लवण का अवशोषण और शेष रहे अपचित भाग का उत्सर्जन है। बड़ी आंत में आने के बाद भोजन के अंदर जल होता है, जो लवण होता है उसका अवशोषण हो जाता है। शेष जो अपचित भोजन है उसको उत्सर्जित कर दिया जाता है। अपचित भाग ठोस होकर अस्थायी रूप से मलाशय में रहता है। एक तंत्रिक प्रतिवर्ती के कारण मल द्वार से मल का बहिक्षेपण होता है।